हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शुरू हो चुका है सबसे बड़ा इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार? आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बात करेंगे यूपी और पंजाब की उस सियासी हलचल की जो 2022 के दंगल में बड़ा असर डालने वाली है। आज की 3 बड़ी खबरों के साथ हम करने वाले हैं शुरुआत, क्योंकि सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही है, जहां अब से थोड़ी ही देर बाद, आधे घंटे बाद, दिल्ली में बीजेपी की मेगा मीटिंग शुरू होने वाली है। और मीटिंग में मिशन यूपी को कैसे फतेह करना है उसका पूरा रोड मैप सभी 84 सांसदों को बताया जा रहा है। बहुत सी बातें बाहर आ रही हैं, लेकिन मीटिंग और मिशन यूपी से जुड़ी कई बातें हम आपको आज बताएंगे। अब से थोड़ी देर में क्या है बीजेपी की मेगा मीटिंग की इनसाइड स्टोरी, डिटेल मैं बताऊंगी। दूसरी बड़ी खबर, बीजेपी की मीटिंग पर अखिलेश ने क्यों चुटकी ली है और बीजेपी और बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड का अखिलेश कैसे काउंटर करेंगे, पूरी खबर अब से थोड़ी ही देर बाद। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से, सिद्धू की कंप्लेन पर कैप्टन क्या प्रेशर में आ गए हैं या फिर आला कमान से नया ऑर्डर आया है? कैप्टन के 18 पॉइंट पर एक्शन शुरू हो गया है। क्या है पूरी डिटेल जानेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन इलेक्शन शो की आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, अब से ठीक आधे घंटे बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यूपी के बीजेपी सांसदों की दूसरी मीटिंग शुरू होने वाली है। और आज मीटिंग के आखिरी दिन है, जिसमें अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक हो रही है। और इस मीटिंग में बीजेपी के 44 सांसद शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मौजूद रहेंगे और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं और उनकी सियासी जमीन भी गोरखपुर है। कल की मीटिंग में पश्चिम यूपी, ब्रज और कानपुर के 40 सांसदों ने हिस्सा लिया था। क्या रणनीति बनानी है, सांसदों को क्या करना है, कैसे करना है, पूरी प्लानिंग समझाई गई है। और मीटिंग में सांसदों से क्या कहा गया है, इसकी पूरी जानकारी हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने दी है। अब सवाल यही है कि चुनाव लखनऊ की गद्दी का है और दिल्ली में इतना बड़ा मेगा शो बीजेपी क्यों कर रही है, उसे भी अब आपको समझा देते हैं। दरअसल ये मीटिंग चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है और बीजेपी ने एक साथ इतने बड़ी 84 सांसदों की मीटिंग बुलाकर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि 2022 में बीजेपी की तैयारी जबरदस्त है। सिर्फ छोटे कार्यकर्ता ही नहीं, सांसद, मंत्री सभी चुनाव में बराबर एक्टिव रहेंगे। एक साथ इतने सांसदों की मीटिंग से वोटर्स को तो यह मैसेज जाएगा ही, विपक्ष पर भी दबाव बनेगा। और संसद का मॉनसून सत्र भी चल रहा है, सभी सांसद दिल्ली में है, लिहाजा इसलिए भी मीटिंग रखी गई है कि आसानी से यूपी के सभी सांसद एक जगह इकट्ठा हो सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बेहतर समन्वय बनाने की यह कोशिश हो रही है। दरअसल योगी सरकार और बीजेपी सांसद और नेताओं में कोऑर्डिनेशन को लेकर भी सवाल उठे थे। इस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए ही इसे दूर करने की कोशिश है। सांसदों को बताया गया है कि चुनाव में जाने से पहले मोदी और राज्य सरकार के कौन कौन से काम प्रमुखता से बोलने हैं, लोगों तक पहुंचाने हैं। अब यूपी सरकार के कामकाज को कैसे जनता तक पहुंचाना है, उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी रणनीति यूपी के चुने गए नए 7 मंत्रियों को लेकर बनाई गई है। बीजेपी इस बार 7 नए चेहरों के जरिए सोशल इंजीनियरिंग का यह प्रयोग कर रही है, जिसका इशारा प्रधानमंत्री भी मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही कर चुके हैं। जब इनके परिचय के वक्त विपक्ष ने हंगामा शुरू किया था, उसी वक्त की यह तस्वीर आपके सामने है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया था कि विपक्ष ने ओबीसी दलित समाज के मंत्रियों का परिचय नहीं होने देकर दलित ओबीसी समाज का अपमान किया है। बीजेपी ने इन मंत्रियों को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, उस पर पूरी डिटेल जानकारी बताने से पहले आपको यह भी बता दें कि मीटिंग से आखिर अभी तक क्या निकला है। और केंद्र में बने यूपी के नए केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि सत्र समाप्त होने के बाद वो यूपी का दौरा जरूर करेंगे, जिसे जन आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया गया है। और इस यात्रा में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए सभी 43 नए मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। और खास बात यही है कि इन 43 नए मंत्रियों में 7 मंत्री यूपी से शामिल हैं और यूपी के सभी केंद्रीय मंत्रियों को आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए कहा जा रहा है। 16, 17 और 18 अगस्त को यूपी में केंद्रीय मंत्री आशीर्वाद यात्रा निकाल सकते हैं और सभी सांसदों को गांव-गांव जाकर केंद्र और योगी सरकार की उपलब्धियां बताने की बात कही जा रही है। कोरोना काल में सरकार के द्वारा किए गए कामों के बारे में खास तौर पर जनता को मैसेज देना है। साथ ही मतदाता सूची और
पुनरीक्षण अभियान और बूथों के गठन में सांसदों की भागीदारी तय करनी होगी। साथ ही सांसदों को वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए भी लोगों को प्रेरित करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है। लेकिन बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा में जिन 7 मंत्रियों को चेहरा बनाएगी, उसकी पूरी कैलकुलेशन अब जातिगत समीकरण पर आधारित है। और बीजेपी क्यों इस फॉर्मूले को अपनाना चाहती है, उसका भी मतलब अब आप जरा समझ लीजिए। अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी को मंत्री बनाकर पूर्वांचल को टारगेट करने की कोशिश है। इसके अलावा अजय मिश्रा ब्राह्मण चेहरा है, इसके जरिए भी नजर है मध्य यूपी यानी अवध क्षेत्र पर। भानु प्रताप वर्मा जो बुंदेलखंड से आते हैं, यहां भी बीजेपी की नजर है। और इसके अलावा कौशल किशोर, ये भी मध्य यूपी यानी कि अवध से ही हैं। बीएल वर्मा रोहेलखंड से आते हैं, इन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी से एसपी सिंह बघेल को जगह मिली है। ये सभी चेहरे यूपी बीजेपी की जाति वाली सियासत में बीजेपी के लिए पॉलिटिकली करेक्ट बताए जा रहे हैं। उसको कैसे समझिए जरा, कौन किस समाज से आता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि किसका वोट बैंक कितना है, कैसे जातिगत समीकरण को साधा गया है, वो समझना जरूरी है। 3 ओबीसी, 3 दलित और एक ब्राह्मण चेहरा। अब सबसे पहले 3 ओबीसी चेहरों की बात यहां पर, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जो कि कुर्मी समाज से आती हैं, सबसे बड़ा वोट बैंक है ओबीसी, और उसमें कुर्मी वोटर्स करीब 7% हैं। पंकज चौधरी ये भी कुर्मी समाज का चेहरा है, इनके जरिए भी ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी है। और इसके बाद ओबीसी के लोध समाज से एक और नाम बीएल वर्मा, ये भी राज्य मंत्री हैं। यूपी में लोध समाज करीब 6% है। अब जन आशीर्वाद यात्रा में 3 नए दलित मंत्री भी होंगे। और यूपी की दलित पॉलिटिक्स में दलित वोट की सबसे बड़ी लड़ाई आखिर है क्या, उसे समझने के लिए पूरा गणित भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि यूपी में करीब 21% दलित आबादी है और राज्य का सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। इसमें करीब 66 उपजातियां हैं जो सामाजिक तौर पर बटी हुई हैं। इन उपजातियों में जाटव, हरिजन 56%, पासी 16%, और इसके अलावा आपको बता दें कौशल किशोर मंत्री जो हैं वो पासी समाज से ही आते हैं। दलितों में जाटव के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक पासी समाज का ही है, करीब 16% वोटर्स हैं। धोबी, कोरी और वाल्मीकि 15%। मंत्री भानु प्रताप वर्मा कोरी समाज से आते हैं और यूपी में ही कोरी वोट बैंक करीब 6% है, जबकि कौन, धानुक और इसके अलावा बघेल 5% है। आगरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल जो कि अनुसूचित जाति से हैं, यूपी में पाल बघेल वोट बैंक करीब 5% है। अब बीजेपी के लिए दलित वोट कितना इंपॉर्टेंट है, खुद मीटिंग में शामिल हुए एसपी सिंह बघेल ने बताया। सुनिए क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में जो खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है, खूबसूरत गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल, हर किस्म का, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार में क्षेत्र का भी बैलेंस किया गया है, जातियों का किया गया है, वंचित समाजों को भी देखा गया है। आप 6 में से देख रहे हैं कि 5 मिनिस्टर हैं वो पिछड़े और दलित समाज से आते हैं। जैसे उदाहरण तौर से मैं ही अपने समाज का आज़ादी के बाद का पहला मंत्री हूँ। तो जनता में बहुत, समाज में, कार्यकर्ताओं में खुशी है कि ये दीनदयाल जी के उपाध्याय को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में भी उतारने का काम किया है। तो जन आशीर्वाद के लिए 16, 17, 18 को जाएंगे। अपनी लोकसभा और घर पहुंचने से पहले कम से कम 3 लोकसभाओं के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए और उनका आभार प्रकट करते हुए जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी के यूपी के सांसदों के साथ बैठक चल रही है और हलचल लखनऊ में हो रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी के मेगा मीटिंग पर बड़ा तंज कसा है। अखिलेश ने बीजेपी की समीक्षा बैठक को ढोंग बताया है। चुटकी लेते हुए ट्वीट क्या किया ये भी बता दें आपको। कहा कि जिन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के युवा इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि वो योग्य नहीं है, आज उनको खुद ही अपनी योग्यता और प्रदर्शन के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है परीक्षाओं का पर्चा लीक कराने वालों को प्रश्न पहले से ही पता हो और उत्तर भी। ये समीक्षा भाजपा का ढोंग है। अखिलेश जो बातें ट्विटर पर कह रहे हैं उनके नेता उसे कैमरे पर दोहरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी एमएलसी सुनील साजन ने बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर क्या कहा, सुनिए। नहीं, बीजेपी कोई भी यात्रा निकाल सकती है, आशीर्वाद यात्रा निकाल सकती है, लेकिन जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ नहीं है। हम तो अनुरोध करेंगे कि जो भी मंत्री, सांसद, विधायक आशीर्वाद यात्रा निकालें वो अपना संकल्प पत्र भी लेकर के जाएं।
और बताएं कि आपने क्या किया है, सांसद रहते, मंत्री रहते क्या किया है, विधायक रहते क्या किया है। जनता सब जान रही है, जनता जान रही है कि आपने काम कुछ नहीं किया, केवल गुमराह किया, झूठ बोले, जुमले बोले हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी को जनता का आशीर्वाद नहीं मिलने जा रहा है। बाकी अगर किसी का आशीर्वाद मिल जाए तो अपना मिल जाए उन्हें। तो मिशन 2022 के लिए बीजेपी के एग्रेसिव मोड ने विरोधियों की तो नींद उड़ा दी है। मायावती तो पहले से ही ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। अब समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है। बड़ा ऐलान क्या किया सुनिए। ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए ही अखिलेश यादव की पार्टी कई जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। इसकी शुरुआत बलिया से होगी, जहां पर 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। पहले इसकी तारीख 23 अगस्त तय की गई थी, लेकिन बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की खबर बाहर आते ही एसपी ने भी अपनी तारीख को अब बदल लिया है। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन की पूरी डिटेल अब जरा समझिए। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन को प्रबुद्ध सम्मेलन नाम दिया है। जातीय सम्मेलन पर रोक के कारण ही समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन को अब प्रबुद्ध सम्मेलन कह रही है। क्रांतिकारी मंगल पांडे की धरती बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की खबर है। साथ ही कहा यह जा रहा है कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने प्रबुद्ध सम्मेलन की जिम्मेदारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे और अभिषेक मिश्र के अलावा पूर्व विधायक सनातन पांडे और संतोष पांडे को दी है। इन लोगों से पिछले दिनों ही अखिलेश यादव ने मुलाकात भी की थी और समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है कि यूपी में जहां भी ब्राह्मणों के साथ कोई अत्याचार होगा, वहां समाजवादी पार्टी के नेता उनके साथ जरूर खड़े होंगे। यूपी की खबरें आपने अभी देखी हैं, लेकिन पंजाब में सिद्धू ने फिर कैप्टन की टेंशन कैसे बढ़ा दी है, डिटेल 5 मिनट के ब्रेक के बाद। पंजाब में शुद्ध देसी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू की डिमांड्स के बाद सीएम अमरिंदर सिंह प्रेशर में हैं और कैप्टन ने एक्शन शुरू कर दिया है। लेकिन सिद्धू ने अपने बयानों से भी प्रेशर बनाने शुरू कर दिए हैं। सिद्धू ने आज जालंधर से कैप्टन को फिर से अल्टीमेटम दे दिया है। कह दिया है कि कैप्टन को 18 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने ही होंगे और 18 सूत्रीय कार्यक्रम होकर रहेगा। मैं आज भी कह रहा कि कांग्रेस हाईकमांड के निर्देश अनुसार जरा 18 निकाती प्रोग्राम दिता गया है, वो लागू होके ही रहेगा, वो लागू करना पड़ेगा। और कुछ अरसा पहला मैं सीएम पंजाब दे कुछ प्रायोरिटी जिन्होंने पहल की तरजीह देनी चाहिए है, कुछ प्रायोरिटी एरियाज लेके गया सी। जाहिर है कि पंजाब की पिक्चर अभी बहुत बाकी है। चुनाव की ढेर सारी खबरें भी और हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद लौटेंगे, देखेंगे चुनाव चालीसा। सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।